गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन ऑपरेशन क्या होते हैं। ये हमने देख लिया था, कोऑर्डिनेट देख लिया था। किसी भी पैराक्सियल रे के लिए अगर आपके पास सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम है और उसके लिए आप पैराक्सियल रे के लिए अगर उसमें कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो तो किस तरह से हम निकालेंगे, ये पिछले क्लास में हमने कर लिया था। अब उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है और अगर आप एक पैराक्सियल रे के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो या पैराक्सियल रे के लिए सिस्टम को डिस्कस कर रहे हो तो आपके पास दो ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं। या तो उस रे का ट्रांसलेशन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो ट्रांसलेशन को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, ए रे ऑफ लाइट इज सेड टू अंडरगो ट्रांसलेशन ऑपरेशन व्हेन इट ट्रेवल इन द सेम मीडियम। द रे PQ in figure 4.2 has undergo a translation operation from P to Q। मतलब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपका क्या हो, सेम मीडियम में मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज द ट्रांसलेशन ऑपरेशन। जैसे कि ये फिगर 4.2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर 4.2 के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो ये हम PQ को डिस्कस करेंगे। ये जो PQ है हमारे पास, P से Q तक आपका डिस्टेंस, तो इस P से Q के डिस्टेंस को रे के P से Q तक जाने को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन ऑपरेशन बोलेंगे। ऐसे ही रिफ्रैक्शन क्या है, जब व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज सेड टू अंडरगो ए रिफ्रैक्शन ऑपरेशन व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो उसमें क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आपकी रे जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और उसके क्या होंगे, जो आपकी रे है उस रे का पाथ चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे P से Q तक जाने को, तो हम बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो रहा है। और जो ये Q है, Q पे हम क्या बोल रहे हैं, Q से रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहाँ बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे ही इस R के ऊपर, जो ये R है ना हमारा, यहाँ R के ऊपर भी क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन ऑपरेशन होगा, क्योंकि रे क्या कर रही है, R पॉइंट पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑपरेशन होगा। देन आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो रहा है और रिफ्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है, उसके लिए हम, क्योंकि जो मेथड हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा बेसिक मेथड है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, वो है मैट्रिक्स मेथड। तो किस तरह से हम अब आपका कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम हुआ, तो उस ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर या तो हमने देख लिया कि दो ही ऑपरेशन पॉसिबल हैं, या तो ट्रांसलेशन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर हम ट्रांसलेशन के लिए एक मैट्रिक्स निकाल लें, रिफ्रैक्शन के लिए एक मैट्रिक्स निकाल ले, अब हमारे पास दो मैट्रिक्स निकल गई, एक ट्रांसलेशन के लिए एक रिफ्रैक्शन के लिए। तो जहाँ भी हमारे पास क्या होगा, एक सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम आएगा, उस ऑप्टिकल सिस्टम में जहाँ जहाँ भी आपका ट्रांसलेशन होगा तो आप क्या कर दोगे, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को अप्लाई कर दोगे, और जहाँ जहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लगा दोगे। चाहे आपके 10 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं या 10 ट्रांसलेशन हो रहे हैं, आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या फिर रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। तो अब काम है हमारा कि हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स किस तरह से निकलेंगी। तो सबसे पहले आपके पास अफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की, ट्रांसलेशन से क्या इफेक्ट होगा और क्या आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी। तो जब हम बात करेंगे इस फिगर की, ये फिगर हमारे पास एक ट्रांसलेशन फिगर 4.3, ये फिगर 4.3 आपका एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जूम करके देख लेते हैं, इस फिगर को ही डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो फिगर के अंदर आपके पास क्या है, एक रे है, ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में। तो मीडियम हमारा क्या है, सेम है। अब मीडियम हमारा सेम है तो इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन हो गया आपके पास, ट्रांसलेशन। तो क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हमारा P पॉइंट से Q पॉइंट पर पहुंची। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। P पॉइंट पे सपोज जो आपकी हाइट है एक्स एक्सिस से, अब एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम कौन सी है, हमारी एक्स एक्सिस, जिसके अबाउट हम सिमेट्री को देख रहे हैं। तो इस ऑप्टिकल एक्सिस या इस एक्स एक्सिस से
अगर हमें इस पॉइंट P की इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे, y और लैम्बडा हमें बताना पड़ेगा। लैम्बडा तो ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइंस हमने बोला था, और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, म्यू इंटू अल्फा थी। अल्फा क्या था, जो ये ऑप्टिकल एक्सिस के साथ आपकी जो ये रे है ये एंगल बना रही है। तो P पॉइंट पे ऑप्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, इस P पॉइंट पे ऑप्टिकल एक्सिस के साथ ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल हो गया आपका, अल्फा एंगल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हाइट कितनी हो गई P पॉइंट पे x एक्सिस से, जो x1 पॉइंट से P तक हाइट कितनी हो गई, y1 हाइट होगी। ये वाली हाइट कितनी होगी आपकी, y1 हो गई, ठीक है। तो y1 आपकी हाइट हो गई, अल्फा एंगल हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना है, म्यू है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए y1 कोमा म्यू इंटू अल्फा 1। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमने जो Q लिया, उस Q पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, हम मान के चल लेते हैं कि जो हमारा एंगल बन रहा है, इस जो ये हमारी ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस के साथ जो हमारी रे है वो एंगल बना रही है अल्फा 2, और डिस्टेंस मान लिया हमने, ये वाला एंगल मान लिया अल्फा 2, और ये डिस्टेंस मान लिया हमने y2, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मान ली। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y2 कोमा म्यू इंटू अल्फा 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा जब आप बात करोगे इक्वेशन 4.15 पे। हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन 4.15 में। हम क्या देखेंगे कि जो आपका जो रे ट्रेवल कर रही है वो सेम मीडियम में कर रही है, सेम मीडियम में कर रही है, तो रे के जो पाथ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर पाथ में चेंज नहीं आएगा तो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ इसका एंगल भी चेंज नहीं होगा भाई। एक ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एक पॉइंट, ऑप्टिकल एक्सिस हो गई आपकी जो एक्स एक्सिस है, तो इस ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एक पॉइंट P पे अगर ये एंगल अल्फा 1 बना रही है, तो किसी दूसरे पॉइंट, कोई भी आगे का कोई भी पॉइंट ले लो आपने, चाहे Q पॉइंट ले लिया या उनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया P और Q के, या Q के बाद कोई पॉइंट ले लिया, जब तक इस रे का पाथ चेंज नहीं होगा, ये एंगल भी चेंज नहीं होगा, तो जो P पे एंगल बन रहा है वही एंगल क्या बनेगा, Q पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका भाई, एक एक रे है उस सेम एक्सिस के साथ जो एंगल वो बना रही है एक पॉइंट पे, तो अगर उस उन दोनों एक्सिस के, दो एक्सिस के बीच में कोई एंगल बन रहा है और उन दोनों एक्सिस का पाथ अगर चेंज नहीं हो रहा, तो किसी भी पॉइंट पे देख लेना उन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा 1 तो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, अल्फा 2 के, और इन दोनों को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, ठीक है। जो आपकी ये इक्वेशन नंबर बनी ना यहाँ पे, इक्वेशन 4.5, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा। अब उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप y2 को लिखना चाहो, y2 किसके इक्वल होगा, इक्वेशन 4.16, अगर हम क्या करना चाहें, ये y2 को लिखना चाहें यहाँ पे 4.16 में, y2 किसके इक्वल हो जाएगा, y1 प्लस QN, क्योंकि y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से फिगर से हमें देख के पता लग रहा है फिगर 4.13 में कि y1 y2 किसके इक्वल है, y1 प्लस ऊपर का जो बच गया QN के इक्वल, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या रह गया, QN की वैल्यू निकालना। QN की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इस ट्रेंगल से निकालेंगे। ये जो PQN ट्रेंगल है, ये वाला जो ट्रेंगल है आपका PQN, इस PQN ट्रेंगल से हम क्या निकालेंगे, अल्फा, इसकी आपकी QN की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, कोई भी आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल है उसमें हमें पता होता है कि फॉर ए राइट एंगल ट्रेंगल, ये यहाँ पे कौन सा है राइट एंगल ट्रेंगल, ये PNQ, ठीक है। तो इस PNQ ट्रेंगल में टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है, ठीक है। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका QN है, और बेस है आपका PN, तो टेन अल्फा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये टेन अल्फा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, QN बाई PN किसके इक्वल हो जाएगा, टेन अल्फा 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, QN किसके इक्वल आ गया, PN इंटू टेन अल्फा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, अब आपके पास QN की वैल्यू निकल के आ गई PN इंटू टेन अल्फा 1, और PN आपके पास क्या है, P से लेकर Q पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हमने क्या बोला, PN, और उसका उसको उस लेंथ को हमने नाम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, QN की वैल्यू निकाल ली, QN की वैल्यू आ गई PN इंटू टेन अल्फा 1
ये वाली जो वैल्यू थी हमने निकाल ली क्यू एन की, क्यू एन इज इक्वल टू पी एन इंटू टेन एल्फा वन। और अब आपका पी एन किसके इक्वल है, उसको उस लेंथ को हमने डी के इक्वल मान लिया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट पी और क्यू के बीच का, उसको हमने किसके इक्वल माना है, डी के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी पुट कर देंगे। और हमें पता है हम कौन सा सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, पैराक्सियल रे के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और पैराक्सियल रे के लिए हमें पता है कि एंगल आपका कैसा बनता है, छोटा एंगल बनता है। तो जहाँ पे पैराक्सियल रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट करी, वहाँ पे हमने कंडीशन मान ली कि आपका एंगल क्या है, बहुत छोटा एंगल है। और एंगल आपका छोटा एंगल है तो क्या हो जाएगा, जो आपका टेन एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एल्फा के। साइन एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एल्फा के। कोस एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एल्फा के। तो यहाँ पे टेन एल्फा की जगह तो हम क्या पुट कर, टेन एल्फा वन की जगह तो क्या पुट कर देंगे, एल्फा वन पुट कर देंगे। और पी एन की जगह पुट कर देंगे आपका डी। तो आपके पास क्यू एन किसके इक्वल मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू एन इज इक्वल टू पी एन इंटू एल्फा वन इज इक्वल टू डी इंटू एल्फा वन। और यहाँ से आपके पास y2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y2 क्या था, इक्वेशन जो हमने लिखी थी 4.16, y2 इक्वल टू वाई वन प्लस क्यू एन। और यहाँ पे हमने क्यू एन की वैल्यू निकाल ली डी एल्फा वन। तो y2 किसके इक्वल हो जाएगा, वाई वन प्लस डी एल्फा वन के इक्वल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से आपके पास y2 की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब हमारा पास क्या, हमें एक्चुअली क्या करना है, जो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन सेटअप करना है। तो एक तो हमने कर लिया, y2 किसके इक्वल आ गया आपके पास, डी एल्फा वन के इक्वल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका हम देखते हैं कि लैम्बडा वन और लैम्बडा टू में आपका क्या रिलेशन है। लैम्बडा वन किसके इक्वल है, म्यू इंटू एल्फा वन के इक्वल है। और लैम्बडा टू किसके इक्वल है, म्यू इंटू एल्फा टू के। और अब हमारे पास हमने निकाल लिया इक्वेशन 4.15 से, जो ये इक्वेशन 4.15 हमने करी थी, इस इक्वेशन 4.15 से हमने क्या देख लिया था कि एल्फा वन किसके इक्वल है, एल्फा टू के। और जिसको हमने किसके इक्वल मान लिया था, एल्फा के इक्वल मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्बडा वन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एल्फा। और लैम्बडा टू भी म्यू इंटू एल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्बडा वन किसके इक्वल हो गया, लैम्बडा टू के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, y2 की वैल्यू किसके इक्वल आई, y2 इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये इक्वेशन 4.17 थी, ये 4.17 थी, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया था, y2 इक्वल टू वाई वन प्लस डी एल्फा वन निकाल लिया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका क्या होता है 4.17 से हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जो टिक लगा रखा है, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास y2 इक्वल टू वाई वन। और जो डी अल्फ़ा वन था, इसमें अगर हम म्यू से ही मल्टीप्लाई कर दें, म्यू से डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, म्यू से म्यू कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास y2 इज इक्वल टू वाई वन प्लस डी बाई म्यू इंटू म्यू एल्फा वन, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू वाई वन प्लस डी बाई, क्या हो जाएगा आपके पास, y2 इज इक्वल टू वाई वन प्लस डी बाई म्यू इंटू लैम्बडा वन। क्योंकि म्यू इंटू एल्फा वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लैम्बडा वन की इक्वल थी। तो y2 किस टर्म्स में आ गया, यहाँ से हमारे पास y1 जो सेकंड कोऑर्डिनेट था वो पहले दो कोऑर्डिनेट्स की टर्म में आ गया, y2 इज इक्वल टू वाई वन प्लस डी एल्फा वन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, और अब आपके पास लैम्बडा टू किसके इक्वल था, लैम्बडा टू किसके इक्वल है, लैम्बडा टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन प्लस वाई वन। ये लैम्बडा टू किसके इक्वल है, लैम्बडा वन प्लस वाई वन के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, आप इस लैम्बडा वन को कैसे लिख सकते हो, लैम्बडा टू इक्वल टू लैम्बडा वन के इक्वल था, प्लस आपने जीरो इंटू वाई वन लिख दिया। वाई वन की तो वैल्यू क्या है, जीरो को वाई वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो अब हमने ऐसा करके क्या कर लिया, वाई टू में भी जो इनिशियल आपके दो कोऑर्डिनेट्स थे वो इंक्लूड कर लिए, और लैम्बडा टू में भी जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे लैम्बडा वन वाई वन तो इंक्लूड कर लिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्बडा टू इज इक्वल टू, जो लैम्बडा टू इज इक्वल टू वन इंटू लैम्बडा वन प्लस जीरो इंटू वाई वन। और लैम्बडा टू वाई टू को किस तरह से लिखा जा सकता है, डी बाई म्यू इंटू लैम्बडा वन प्लस वन इंटू वाई वन, ठीक है। अब इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, लैम्बडा टू और वाई टू को लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, इंटू वन जीरो डी बाई म्यू इन वन, और मल्टीप्लाई विद लैम्बडा वन वाई वन। क्योंकि हमारे पास ये क्या कर दिया हमने, लैम्बडा वन और वाई वन के जो कोफिशिएंट्स थे उनको तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, और जो आपका लैम्बडा वन वाई टू वाई वन था उसको एक अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो आपका इस तरह से क्या हो गया,
ये जो आपका, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना जब, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा टू और वाई टू को साथ में, लैम्डा वन वाई वन को इस 10 डी बाई म्यू और 1 से, तो आपके पास सेम यही इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 4.20 और 21। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई, जो ये मैट्रिक्स बनी 10 डी बाई म्यू 1, इसको हमने बोला ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। क्या बोला हमने इसको, जो ये मैट्रिक्स आ गई ना आपके पास, इस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। क्योंकि ये जो आपका लैम्डा वन लैम्डा टू वाई टू था, ये तो फाइनल मैट्रिक्स हो गई, लैम्डा वन 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 वाई वन आपके क्या हो गए, इनिशियल मैट्रिक्स हो गई, और ये आपकी जो 10 डी बाई म्यू 1 था, इसको हमने बोल दिया ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को यहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को इनिशियल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब यहाँ से क्या हो गया, इनिशियल अगर आपके कोऑर्डिनेट्स लैम्डा वन वाई वन है और उनका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उस ट्रांसलेशन को हम किससे दिखा सकते हैं, इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को से दिखा सकते हैं। तो आपका ट्रांसलेशन कितना हुआ, जो आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट्स अपने पता हैं, तो वहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, जो लैम्डा टू वाई टू था वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इनटू इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो अब कितनी बार भी आपका ट्रांसलेशन हुआ, अब 10 बार मान लो ट्रांसलेशन हो रहा है, तो क्या करोगे आप, एक ट्रांसलेशन, जैसे अब आप सपोज ये पॉइंट पी था, पी, जैसे ये इक्वेशन है ना, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, जैसे ये आपका पी क्यू है, तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कोई भी पॉइंट हो गया पी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो गया ये आपका क्यू, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं एल। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया एल। तो पी से क्यू तक आपका एक ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पहले क्या हुए आपके, पी वाले हुए, तो वहाँ से आपने क्या निकाल लिए, क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। फिर अगर आपको एल पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उस एल पे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए, क्यू वाले बने, तो उस क्यू वाले इनिशियल कोऑर्डिनेट को यूज़ करके आपने एल के कोऑर्डिनेट लगा लिए। तो एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लगा ली पी और क्यू के बीच में, एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपने लगा ली क्यू और एल के बीच में। तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को हम टी से रिप्रेजेंट करें, तो आपका जो पी पी पॉइंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स हैं लैम्डा वन वाई वन, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स टी वन, जो पहले वाली इंटू क्यू, सॉरी सॉरी, इसमें थोड़ा सा ये जैसे हमने पॉइंट मानने थे ना, ये पॉइंट मानना था हमने पी, ये वाला पॉइंट मानना था हमने क्यू, ये वाला पॉइंट मानना था हमने एल। ठीक है, तो क्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 इंटू पॉइंट, सॉरी पॉइंट क्या, पी के, और आपके पास एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 2 इंटू क्यू के। एल किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 2 इंटू क्यू के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, एल इज इक्वल टू, एल किसके इक्वल आ गया, पी, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 2 इंटू ट्रांसलेशन, क्यू की वैल्यू कितनी है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 इंटू पी। तो आपके पास एल किसके इक्वल आ गया, T2 इंटू T1 इंटू पी। तो अब आपका जितनी बार भी ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो रहा है, उतनी ही ट्रांसलेशन मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, इसमें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, अब जितने भी ट्रांसलेशन ऑपरेशन होंगे उसमें आप क्या कर दोगे, इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब उसके बाद अगर इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 को 0 से, जैसे जो आपका डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में क्या कर दें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डी बाई म्यू को 0 से, और क्या हो जाएगा आपके पास, जो ये है ना, जो आपका ये वाला है, ये डिटर्मिनेंट निकाल रखा है, यहाँ पे क्या किया, 1 को 1 से और 0 को डी बाई म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाई म्यू इंटू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी डिटरमिनेंट की, 1 आ जाएगी। तो ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आई, इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई। अब उसके बाद रिफ्रैक्शन का इफेक्ट देख देते हैं,
तो अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल 4.9 इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो इसमें हम किस तरह से मान लेते हैं, हम फिगर में देख लेते हैं कि आपका क्या हो रहा है, कोई भी पॉइंट Q है, ठीक है। इस पॉइंट Q के ऊपर आपका Q पॉइंट कैसा है, बाउंड्री पॉइंट है। Q के लेफ्ट साइड में जो मीडियम है उसका तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ1, जो राइट साइड में आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2, ठीक है। तो हमें Q के जस्ट लेफ्ट में क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और Q के जस्ट राइट में क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कि जैसे ही रे आपका Q पे एंटर होके जस्ट बाहर निकलेगी या उससे एंटर होने से जस्ट पहले उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमें क्या पता लग जाएगा कि जो रिफ्रैक्शन ऑपरेशन हुआ उसने कोऑर्डिनेट्स में कितना चेंज आया। तो Q से जस्ट पहले के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान ले λ1 y1, और Q से जस्ट आगे के पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट मान ले λ2 y2। तो अब हमने ये λ1 y1 और λ2 y2 की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, जो आपका ये जो एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंगल किसके बीच में बन रहा है, यहाँ पे जो आपकी इंसिडेंट रे हुई पहले P से Q, जो रे है वो P से Q पे इंसिडेंट हुई। तो जो ये इंसिडेंट रे है आपकी ऑप्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ऑप्टिकल एक्सिस आपकी ये एक्स एक्सिस हो गई। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल वहाँ पे एक एक्सिस ले लेंगे, उसके साथ वो एंगल बनाएगी α1। और जब आपका ये रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वाला जो रीजन हो गया, इस वाले रीजन में ये एंगल कितना बन रहा है आपका, α2 बन रहा है। α2 एंगल बना रही है जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, वो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपका रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब लाइट के पाथ में चेंज आ गया। पाथ में चेंज आ गया तो α1 और α2 अलग अलग एंगल्स होंगे। अब ये एंगल α1 और α2 के इक्वल नहीं होगा, और हमने एक नॉर्मल ड्रा कर ली। नॉर्मल जो NC आपकी रिप्रेजेंट कर रही है एक नॉर्मल को, जो आपका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे कट कर रही है। तो जो एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जो आपकी इंसिडेंट रे किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होता है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका ये एंगल था ना पहला, जो आपका जो ये PQ के और जो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है इसके बीच में एंगल बन रहा था α1, ठीक है। और हम मान लेते हैं ऑप्टिकल एक्सिस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है थीटा, ऑप्टिकल एक्सिस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है थीटा। तो यहाँ भी ऑप्टिकल एक्सिस नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बनाएगी। लेफ्ट साइड में भी ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये राइट साइड में भी एंगल किया होगा, थीटा होगा। क्योंकि हमें पता है दो एक्सिस हैं, अगर उनका पाथ में चेंज नहीं हुआ तो उनके बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चाहे आप वो लेफ्ट साइड में, अब जो नॉर्मल हमने ड्रा करी या ऑप्टिकल एक्सिस ड्रा करी, इनके पाथ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, पाथ तो केवल इंसिडेंट रे का चेंज हो रहा है। ये तो हमने फिक्स एक्सिस माननी है दोनों मीडियम्स में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एंगल हो जाएगा, एंगल जो आपका ये एंगल बना यहाँ पे ना, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं हम, जैसे सपोज ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हम, एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स नहीं है ना इसमें कहीं भी, तो हम मान लेते हैं कि ये दिस इज पॉइंट एक्स, ये वाला जो है। तो एंगल XQN किसके इक्वल हुआ, थीटा के एंगल हुआ, इक्वल हुआ। ऐसे ही एंगल यहाँ पे मान लेते हैं हम y इस साइड में, तो एंगल CQY किसके इक्वल हुआ, थीटा के इक्वल हुआ। एंगल XQN थीटा के इक्वल मान लिया। सिमिलरली एंगल YQC किसके इक्वल हुआ, ये भी एंगल थीटा के इक्वल हुआ, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हुए आपके, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एंगल्स आपका, ये एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है और जो नॉर्मल है उनके बीच में कितना एंगल आपका बन रहा है। तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए। तो यहाँ से देख के फिगर से हमें पता लग रहा है कि α1 प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट के, और α2 प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो था एंगल किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल था। तो यहाँ से ये चीज़ें हमने निकाल ली।
अब हम देखते हैं आगे, इसमें अपना रूल अप्लाई करते हैं जो हमारा रिफ्रैक्शन का होता है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है, यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हमने रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, जो साइन ऑफ एंगल, अब हमारे पास साइन आई किसके इक्वल है, क्योंकि हम कैसा सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, पैरा एक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, और फॉर पैरा एक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम एंगल्स आर स्मॉल, सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ सॉरी साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, एंड साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, साइन आई आई के इक्वल हो गया, और साइन आर किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। तो यहाँ से जो इक्वेशन 4.24 ये वाली इक्वेशन जो थी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन आई की जगह आई पुट कर दिया, साइन आर की जगह आर पुट कर दिया, तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से रिलेशन आ जाएगा आपका, आई को म्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आर को म्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई इंटू म्यू 1 इज इक्वल टू आर इंटू म्यू 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, ये इक्वेशन 4.25 बन गई। अब आपकी आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने देखा था जब ये फिगर डिस्कस करी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल था आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा के इक्वल था, और आर इक्वल टू अल्फा 2 प्लस थीटा के इक्वल था। ठीक है, और आपके पास हमें रिलेशन पता है, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 4.26 और 4.27। अब उसके बाद हमें क्या पता है, अगर आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 और थीटा जो एंगल है वो स्मॉल एंगल्स हैं। ठीक है, तो जब हम इस ट्रेंगल में की बात करेंगे, क्यू एम सी ट्रेंगल की बात, ये ट्रेंगल कौन सा क्यू एम सी आपके पास, ट्रेंगल क्यू एम सी, ये वाला ट्रेंगल आपका, ये ट्रेंगल जो बना ना, ये क्यू एम सी, इस क्यू एम सी ट्रेंगल के अंदर आपके पास क्या होगा, इन ट्रेंगल क्यू एम सी आपके पास टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वाई 1 बाई आर, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस है, या वाई 1 लो या वाई 2 लो, एक ही बात है, क्योंकि क्यू पॉइंट पे जो आपका ऑप्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, चाहे आप जस्ट लेफ्ट का थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट का थोड़ा सा पॉइंट ले लो, या जस्ट राइट वाला कोई पॉइंट ले लो, तो जो आपका ये है एक्सिस है, ये तो क्या रहेगी, एक्सिस तो रहेगी आपकी, जो डिस्टेंस रहेगा y1 या y2 ये तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और जो आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओ एम से लेकर सी का डिस्टेंस लगा लो, या ओ से सी का डिस्टेंस लगा लो, ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। और अगर ये आर के इक्वल है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास टेन थीटा। और फिगर से हम जब देखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे फिगर में जब हम देखेंगे फिगर के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई 1 बाई आर के। लेकिन हमारे पास पैरा एक्सियल, ये यहाँ पे टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, दिस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई 1 बाई आर के इक्वल, हमने फिगर से देखा। और हमारे पास रिलेशन है कि टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पैरा एक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू वाई 1 बाई आर के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली वाई 1 बाई आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की हमने यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी हमारी, वो कितनी निकलेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब हम इसमें जो पुरानी हमारी इक्वेशंस थी उनको यूज़ कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4.26 एंड 4.27 इन इक्वेशन 4.25। तो आपके पास हो जाएगा म्यू 1 इंटू एल्फा 1, क्योंकि म्यू 1 इंटू आई था, और आई की वैल्यू क्या निकल के आई, एल्फा 1 इंटू थीटा, तो मतलब म्यू 1 इंटू एल्फा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू एल्फा 2 प्लस थीटा। जो इक्वेशन आपके पास हमने यूज़ करी 4.25 में, हमने वैल्यू पुट कर दी आपकी जो आई और आर की वैल्यू थी। अब हम इसमें थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं पहले। हमारे पास क्या हो जाएगा,
म्यू टू इज अल्फा म्यू टू इंटू अल्फा टू इज इक्वल टू म्यू वन इंटू अल्फा वन माइनस म्यू वन इंटू थीटा। तो हमने इसको ओपन कर लिया, म्यू वन अल्फा वन प्लस म्यू वन थीटा म्यू इज इक्वल टू म्यू टू अल्फा टू प्लस म्यू टू थीटा, और थीटा को कॉमन ले लिया जो थीटा वाले थे, और म्यू टू अल्फा टू को लेफ्ट साइड में ले आए। तो ये आपका जो टिक कर रखा है ये वाली इक्वेशन आपको मिल गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू टू अल्फा टू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू वन इंटू अल्फा वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन। और अब हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, थीटा किसके इक्वल आया था, वाई वन बाय आर के इक्वल। तो यहाँ पे वाई वन बाय आर पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास म्यू वन, अब जो आपका म्यू वन अल्फा वन है वो लैम्बडा वन के इक्वल है, क्योंकि जो हमारे ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन है लैम्बडा वन, तो म्यू वन लैम्बडा किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू अल्फा के। तो जहाँ पे म्यू वन इंटू अल्फा वन है वो तो लैम्बडा वन के इक्वल हो जाएगा, और जो म्यू टू इंटू अल्फा टू है ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका लैम्बडा टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया आपके पास लैम्बडा टू किसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में आप क्या करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे। इस म्यू वन अल्फा वन इक्वल टू लैम्बडा वन म्यू टू अल्फा टू इंटू लैम्बडा टू, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी ये वाली इक्वेशन, लैम्बडा टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन माइनस पी इंटू वाई वन। ठीक है, म्यू टू अल्फा टू की जगह आपने पुट कर दिया लैम्बडा टू, म्यू वन अल्फा वन की जगह लैम्बडा वन माइनस जो आपकी ये वाली टर्म हुई म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इस ये क्या किसके इक्वल होती है आपकी, पावर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाय डेफिनेशन इसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया यहाँ से P से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमने बोल दिया कि P किसके इक्वल है, वेयर P इज इक्वल टू ये वाला, वेयर P इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्बडा टू की वैल्यू निकाल ली अब आपने, और वाई टू की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई टू आपके पास होता है वाई वन के इक्वल, क्योंकि फिगर से हम देख रहे हैं ये वाली जो फिगर थी हमारी, इस फिगर में क्यू से जस्ट पहले का कोई भी पॉइंट लो या क्यू के जस्ट बाद का, मतलब राइट साइड का कोई भी पॉइंट लो, आपके पास क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल एक्सिस से वो तो सेम ही रहेगा ना। दोनों पॉइंट आप बिल्कुल जस्ट नज़दीक ले रहे हो, बिल्कुल आसपास ले रहे हो, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, वाई वन और वाई टू तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, वाई वन वाई टू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वाई वन के इक्वल आ जाएगा। और दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा टू इज इक्वल टू वन इंटू लैम्डा टू किसके इक्वल हो जाएगा, वन इंटू लैम्डा वन प्लस माइनस पी इंटू वाई वन, और वाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो इंटू लैम्डा वन प्लस वन इंटू वाई वन। ऐसा करके हमने क्या कर लिया, दोनों इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और फाइनल कोऑर्डिनेट्स को इंक्लूड कर लिया। अब इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे, तो लैम्डा टू वाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो लैम्डा टू वाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, जो कोफिशिएंट्स की अलग मैट्रिक्स बन गई, वन माइनस पी जीरो वन इंटू लैम्डा वन वाई वन। तो ये जो आपकी क्या होगी, ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी ना, इस मैट्रिक्स को तो हम जो आपकी स्टार्टिंग की ये वाली मैट्रिक्स हुई इसको तो फाइनल मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये वन माइनस पी, ये वाली जो मैट्रिक्स बनी आपकी वन माइनस पी जीरो वन, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ये आर होगी, क्या होगी, आर किसके इक्वल आ गई, वन माइनस पी जीरो इंटू वन। और डिटर्मिनेंट ऑफ आर जब हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ टू बी इक्वल टू वन। ठीक है, अब उसके बाद आती है सिस्टम मैट्रिक्स। सिस्टम मैट्रिक्स क्या है, अगर आपके पास एक ऑप्टिकल सिस्टम दे दिया आपको, आपको बोला गया कि इस ऑप्टिकल सिस्टम में जो भी ऑपरेशन होंगे, चाहे वो ट्रांसलेशन का हो चाहे वो रिफ्रैक्शन के हों, कितने भी हों, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये इस तरह से एक ऑप्टिकल सिस्टम बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मैंने मान लिया P, और यहाँ से कोई रिफ्रैक्शन, एक मिनट, या आपने इस तरह से ऑप्टिकल सिस्टम मान लिया, ये एक्सिस हो गई ऑप्टिकल सिस्टम की, ये इनिशियल पॉइंट हो गया आपका P, यहाँ से कोई रे चली, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन होके आप
फाइनली पहुँचे क्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये क्या हो गया हमारे पास, सपोज क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास λ2 y2, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं λ2 y2, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम λ1 y1। तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। अब जब हमें क्या करना है, हमारे पास इनिशियल कोऑर्डिनेट तो दिए हुए हैं क्यू पी पॉइंट के λ1 y1, और फाइनल कोऑर्डिनेट्स आपको ये वाले λ2 आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब कितनी बार ट्रांसलेशन हो रहा है, कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो देख के आप ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन मैट्रिसेस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हमने एक अलग से मैट्रिक्स मान लिया, जिसको एस से जिसको जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं। तो वो एस क्या होगा, इन ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन मैट्रिसेस का क्या होगी, बेसिकली प्रोडक्ट होगी। तो वो इन ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगी, उस मैट्रिक्स को हमने बोला उसका पहला कंपोनेंट बी माइनस ए माइनस डी इंटू सी मान लिया उस मैट्रिक्स को, ये वाली जो सिस्टम मैट्रिक्स हमने मानी, ठीक है। तो अब ये इसमें जो ए है उसको माइनस बोला है, डी को भी माइनस बोला है, तो वो साइन कन्वेंशन के लिए बोला गया है, ठीक है। कि मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उन सब चीज़ों को इंक्लूड करके ये साइन कन्वेंशन के लिए ए को माइनस रखा गया और डी को भी माइनस रखा गया। तो ये सिस्टम मैट्रिक्स जो बी माइनस ए माइनस डी सी आई, ये बेस एक्चुअली में क्या होगी, दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन मैट्रिसेस एंड ट्रांसलेशन मैट्रिसेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम मैट्रिक्स। क्योंकि जब हम पी से, मान लो यही सिस्टम जो हमने कंसीडर किया है, इस फिगर के अंदर अगर हम पी से क्यू तक पहुँचें, तो पी से क्यू तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, हमें एक तो पी से लेकर, अगर सपोज बीच वाले किसी पॉइंट को, इसको मैंने मान लिया आर और इस पॉइंट को मान लिया एस, तो पहले से तो पी से आर पे क्या होगा, आपका ट्रांसलेशन होगा। फिर आर पॉइंट के ऊपर ही आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिर आर से एस के बीच में ट्रांसलेशन होगा, और एस के ऊपर ही क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और फिर एस से क्यू के बीच में ट्रांसलेशन होगा। तो मतलब 3 बार ट्रांसलेशन हुआ और 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो आपस में मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, 3 ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और 2 रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का, ठीक है। और उसको हमने क्या बोला, ये सिस्टम मैट्रिक्स बी माइनस ए माइनस डी माइनस सी, इन पांचों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट आएगा ना, उसको हमने एस बोला है। तो एस क्या है, सिस्टम मैट्रिक्स मतलब जो आपका पी पॉइंट से अगर आप क्यू पॉइंट पर पहुंच रहे हो, और उस पी से क्यू तक पहुंचने में जो भी आपका प्रोसेस हुआ, बीच में जो भी आपकी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, सभी मैट्रिसेस आई, उन मैट्रिसेस को हमने नाम दे दिया, उनके मल्टीप्लिकेशन को एक सिस्टम मैट्रिक्स का, कि हमने ये एक सिस्टम मैट्रिक्स अप्लाई करी, और इस सिस्टम मैट्रिक्स को अप्लाई करके हम कहाँ पहुँच गए, क्यू पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है। ठीक है भाई, उससे आगे का फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे।